समाचार। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देश में अब चुनाव के ऐलान को महज 58 से 60 दिन बचे हैं और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों की तैयारियां परवान चढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री कल लखनऊ आ रहे हैं 2 दिन के लिए। बीजेपी अपनी तैयारियों की उत्तर प्रदेश में अंतिम फेज में है, वहीं अपोजिशन भी उत्तर प्रदेश पर बहुत विशेष फोकस कर रहा है। अखिलेश यादव अब तक 40 से ज़्यादा प्रभारी तय कर चुके हैं और यही प्रभारी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग का मामला अभी फंसा हुआ है। तब तक आज एक बड़ी खबर आई कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा 11 दिनों तक रहेगी और 20 जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। अब मानकर चलिए कि चुनाव का ऑफिशियल ऐलान हो चुका है। किसकी क्या तैयारी है, आज इस डिबेट में हम समीक्षा करेंगे। बहनों भाइयों, अब चुनाव को बस कुछ ही दिन बाकी हैं। मानकर चलिए कि 58 से 60 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में चुनाव घोषित हो जाएंगे, पूरे देश में चुनाव आ जाएंगे। और इसी बीच राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम, जिसकी गूंज लगातार सुनाई दे रही है और 22 के बाद भी वो सुनाई देगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा माहौल बना लिया है अपनी रथ यात्राओं के जरिए, अपने विकसित भारत कार्यक्रमों के जरिए, चौपालों के जरिए, अभियान के जरिए। उनके यहाँ रिव्यू का एक अनोखा पॉलिटिकल मैकेनिज्म सिस्टम है जो अभी तक कोई पार्टी डिकोड नहीं कर पाई है कि बीजेपी के चुनाव लड़ने का तरीका क्या है। अब उसकी समीक्षा करने खुद गृह मंत्री आ रहे हैं, 2 दिन रहेंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का एक विशेष जुड़ाव है। बीजेपी जब यहाँ बिल्कुल बहुत ही बुरी हालत पे थी, तब 2014 में उन्होंने यहाँ कमान संभाली थी प्रभारी के रूप में। गुटबाजी को ख़त्म करके, पार्टी संगठन को मजबूत करके, पुराने दिग्गज नेताओं को भी थोड़ा घर बिठा के नए लोगों को आगे लाकर, जातीय समीकरण जोड़कर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने करिश्मा किया था 2014 में। फिर 17, 19, 22 लगातार परफॉर्मेंस दिया बीजेपी ने। इसलिए 80 सीटों पर कोई रिस्क पार्टी लेना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी ही तय करेगा और अगर यूपी में 10, 20, 25, 30 सीट स्लिप हो गई तो बीजेपी के लिए दिल्ली में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए यूपी पर उनका 0 टॉलरेंस है। इसीलिए 60 दिन बाकी है चुनाव पे, पर रिव्यू कौन कर रहा है? खुद अमित शाह। इसलिए आप उनकी गंभीरता का अंदाज़ा लगाइए। पर बहनों भाइयों, ऐसा नहीं है कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, विपक्ष भी बहुत कुछ कर रहा है। तैयारियों के स्तर पर विपक्ष भी पीछे ज़्यादा नहीं है। सांगठनिक तौर पर पीछे हो सकता है, तैयारियों में विपक्ष भी बेहतर पोजीशन में, लेकिन उनके यहाँ एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू फंसा हुआ है सीट शेयरिंग का, कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी या इनके साथ आने वाले दलों को मिलेगा क्या, इनकी सीट शेयरिंग क्या होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने 40 से ज़्यादा प्रभारी तय कर लिए हैं। प्रभारी से उनका उद्देश्य है कि उस व्यक्ति को वहाँ पर चुनाव लड़ाया जाएगा और जिलों में कार्यक्रम आयोजित करके अंदर ही अंदर खबर भी दी जा रही है फलाने चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि आने वाली 15-20 तारीख के बीच जनवरी में समाजवादी पार्टी अपने कुछ कैंडिडेट्स का ऐलान कर सकती है, उनकी भी तैयारियां पूरी हैं। अब जब ये सब कुछ चल ही रहा था, तब तक आज राहुल गांधी का दोपहर बाद न्याय यात्रा का रूट अनाउंस हो गया और ये 6000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा है बहनों भाइयों। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। क्या है वो महत्वपूर्ण चीज़? चंदौली से एंट्री और उधर आगरा के आगे से एग्जिट। कहाँ से होके जाएंगे? प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, खीरी, शाहजहाँपुर, बरेली, आगरा, यहाँ से एग्जिट। 11 जिले, 11 दिन, 20 जिले। और कितना डिस्टेंस उत्तर प्रदेश में? 1076 किलोमीटर। तो राहुल गांधी अगर 11 दिन उत्तर प्रदेश में रहेंगे बहनों भाइयों, तो ये बीजेपी के लिए भी
बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को जो मैसिव रिस्पांस पिछली बार मिला था, अब अगर यूपी में वो एंट्री करते हैं तो बीजेपी को भी अपनी तैयारियों की फिर से समीक्षा करनी पड़ेगी। तैयारियों के मामले में अगर किसी का बस्ता बंद है तो है राष्ट्रीय लोकदल का। उन्हें ना तो पता है कि उनकी सीट कितनी है, ना उन्हें यह पता है कि कितनी सीट पर उन्हें लड़ना है, और ना ग्राउंड पर उनका कोई मैसिव कार्यक्रम चल रहा है, बस हिट एंड रन चल रहा है उनका आजकल। तो सबकी तैयारियों की आज हम इस डिबेट में समीक्षा करने वाले हैं। ओपनिंग रिमार्क्स में मैंने सबकी तैयारियों का ओवरऑल आपको बताए हैं, बाकी प्रवक्ताओं से पूछताछ की जाएगी कि उनकी तैयारियां क्या हैं। कुछ बयान सुने। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो अहर्निश काम करता है। 365 दिन 24 घंटे लगातार काम करने वाला राजनीतिक संगठन है। केवल चुनाव में सक्रिय नहीं होता है। विशेष करके लोकसभा चुनाव को लेकर के 1 वर्ष पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। बूथ समितियों का सत्यापन करना हो या मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना हो, भारतीय जनता पार्टी ने काम पूरे किए हैं। अब अलग अलग सरकार की योजनाओं को लेकर के हम घर घर तक जा रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी की रैलियां भी होंगी। हम 80 की 80 सीटों को जीतने की तैयारी कर रहे हैं और विपक्ष अभी भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है। अब की बार इनका 400 पार नहीं, अब की बार इनका सफाया होगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी मजबूत है। समाजवादी पार्टी जीत हासिल करेगी और हमारी संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत तैयारी है। हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को यूपी से सफाया करने का काम करें। इंटरनली तौर पे शीर्ष नेतृत्व के साथ में लगातार जिला स्तरीय और संगठन की तमाम बैठकें चल रही हैं। उनमें जो भी निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ले रहे हैं जिलों के स्तर पे, वो सूचना दी जा रही है और जिले स्तर पे पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रधानमंत्री या गृह मंत्री चुनाव की जगह पर अगर सुशासन पर फोकस बढ़ाएं तो चुनाव पर फोकस बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कांग्रेस पार्टी तो गांव-गांव जा रही है, पांव-पांव जा रही है, नगर-नगर जा रही है, डगर-डगर जा रही है। कांग्रेस पार्टी तो उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा भी निकाल रही है। कांग्रेस पार्टी तो जनमानस के बीच में जा रही है और पूरा इंडिया ब्लॉक को साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव 80 की 80 सीटों पर जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के मायावी कुशासन का अंत होगा। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आलोक वर्मा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और अशोक सिन्हा जी काफ़ी दिनों के बाद आज टेलीविज़न पर आए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और जाने माने विचारक हैं। एसपीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर भी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। आलोक वर्मा जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश को लेकर आपकी पार्टी कोई दबाव में है, जो आपकी पार्टी के टॉप लीडर्स भी उत्तर प्रदेश में डेरा डालने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं ब्रजेश भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी चुनाव हो, हम उसे बड़ी गंभीरता से लेते हैं। चाहे वो गंवई स्तर का चुनाव हो, चाहे शहरी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। 2019 में जो सीटें हम हारे थे उस पर हमने कहीं ज़्यादा मेहनत की, और जो सीटें जो हम जीत गए थे 2019 में, उस पर भी हमने मेहनत की। तो जाहिर सी बात है कि 80 की 80 उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं उस पर हमारी पूरी तैयारी है और लगातार पिछले 5 साल से तैयारी है। योगी जी ने जो काम किया है पिछले 6 सालों में, मोदी जी ने पिछले 9-10 सालों में जो काम किया है, वो काम ले करके हम जनता के बीच जा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमने जो वादा किया था उसके बिना पर हम कह सकते हैं कि इस बार 2024 में जो हमारा लक्ष्य है कि सभी 80 सीटों को भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो जब नतीजा निकल के आएगा ब्रजेश भाई, तो आप देखेंगे कि हम सभी 80 सीटें जीत चुके हैं। आलोक जी, सहयोगी दलों के प्रति आपका जो रुख है और आपका जो नजरिया है वो अभी स्पष्ट नहीं है कि आप उनके लिए क्या करेंगे। थोड़ा वक्त बीतने दीजिए, थोड़ा समय गुजरेगा। इलेक्शन जब करीब आएगा तो निश्चित रूप से हमारा समन्वय कहीं दूसरे दलों से बेहतर होता है। हम एक दूसरे के ऊपर आक्षेप नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करते। जो प्रत्याशी जिस भी दल का जहां पर मजबूत होगा, हम सब एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जहां हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे वहां तो हम मेहनत करेंगे ही निश्चित रूप से, और जहां दूसरे हमारे सहयोगी दल के प्रत्याशी खड़े होंगे वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना जी जान लगाएगा। निश्चित रूप से सभी 80 सीटें हम एक साथ लड़ेंगे और एक साथ जीतेंगे।
पर कोई कितना इंतजार करे, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है, अपने तरीके होते हैं। आपके इंतजार में कोई कब तक बैठा रहेगा? नहीं, हमारा तो एजेंडा साफ है, देश फर्स्ट। सबसे पहले देश के बेहतरी के लिए जो भी दल हमारे साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत, जो भी व्यक्ति आना चाहते हैं, जो भी राजनीतिक जो नेता हैं वो आना चाहते हैं उनका स्वागत, और सबके साथ मिलकर के हम 2024 की लड़ाई लड़ेंगे। लक्ष्य यही है कि 2047 में हम देश को एक ऐसे राष्ट्र में तब्दील कर सकें जिससे क्या अनुप्रिया पटेल, कर सकें, ओम प्रकाश राजभर के तौर पे हम उसे देखना चाहते हैं। संजय निषाद, इनकी सीटें तय हो गई हैं? नहीं, सभी का स्वागत है, सभी हमारे साथ लड़ रहे हैं, सभी अपने अपने दलों में तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और जब टिकट वितरण की बारी आएगी, प्रत्याशी तय करने की बारी आएगी, तो साथ साथ बैठेंगे और रास्ता निकल आएगा। मुझे लगता है कि ऐसी कोई मार नहीं है जैसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या जो दूसरे दल हैं उनके बीच में है। इस तरह की बातें आप ये भी तो सोचा जा सकता है कि आप मार भी रहे हो और रोने भी न दे रहे हो। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग आते हैं उनका स्वागत करते हैं, साथ बैठते हैं, पूरा सम्मान आज हैं अरुण राजभर, उनसे पूछेंगे उनके साथ क्या हो रहा है। बिछुड़ भी गए। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। कर्नल शरद शरण सिंह है मेरे साथ। थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया। शरद शरण जी, आपका स्वागत है। आपकी पार्टी के सोर्सेज से बात आ रही है और आज मैंने कई अखबारों में भी छपा हुआ देखा कि आप प्रभारी घोषित कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। जब सीट शेयरिंग ही आपकी तय नहीं है अपने सहयोगी दलों के साथ, ये कौन सी सीट है जो आप बांटे दे रहे हैं? ब्रजेश जी, पूरे 80 के 80 सीटों पे हमारे पास किसी न किसी व्यवस्था में प्रभार दिया गया है। आपके पास जो नाम है वो मेरे ख्याल से साल और 8 महीने के बीच में जो कुछ चिट्ठियां निकली हैं वो नाम होंगे। जो ये प्रभारी हैं, ये प्रभारी ही प्रत्याशी हैं या प्रत्याशी प्रभारी? देखिए, प्रभारी की जिम्मेवारी ही बिल्कुल अलग है। प्रभारी की जो जिम्मेवारी थी बेसिकली संगठनात्मक रूप से उसको बिल्कुल फिट करने की जिम्मेदारी थी। आज की तारीख में पूरे प्रदेश में जितने भी बूथ हैं, हर बूथ पे एक बूथ प्रभारी और 10 साथी, 10 समाजवादी साथी हमारे पास तैयार हैं। उनके पास जो 1200-1400 परिवार उस बूथ में, उनका पूरा डेटा है, हम उनके संपर्क में हैं। प्रभारियों की ये जिम्मेवारी थी और आज से लगभग 2-3 महीने पहले ये चीज़ें हम पूरी कर चुके हैं। तो अब हम उस अवस्था में बनाए हैं, पेज प्रभारी या कालम प्रभारी भी आजकल कुछ पार्टियां बना रही हैं। ये नाम एक कुछ कालम भी, में नाम कुछ भी दें, लेकिन हमने कहीं ना कहीं लोकसभा स्तर पे प्रमुख नियुक्त किए थे और उनके नीचे एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनाया था। जो जमीन पे जाकर जो स्थिति है, एक बूथ प्रभारी और 10 उनके समाजवादी साथी, वो मैं आपको बता रहा था। और कुछ दिनों से अब धीरे धीरे प्रत्याशी चिन्हित हो रहे हैं। हालांकि माहौल में और जो समाजवाद एक परिवार के रूप में काम करता है, घर बैठ के बातें हो जाती हैं, तो तकरीबन सब चीज़ें तय हैं। आपका सवाल बहुत वाजिब है कि जब सीटें तय नहीं हुई हैं तो 80 सीटों पे हम कर क्या रहे हैं। समाजवाद एक आंदोलन है और अनवरत चलेगा जब तक समाजवाद की स्थापना नहीं होती है। उसी के छोटे प्रारूप को अगर ले तो हम 80 सीट पे काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कोई भी साथी जहां से लड़ेगा उस क्षेत्र का जो समाजवादी कार्यकर्ता है वो उनका सहयोग करेगा, उन्हें जिताएगा। ना आपके अलायंस में कोई अभी फार्मूला बन रहा है। 58-60 दिन बचे हैं चुनाव घोषित होने के, कर क्या रहे हैं आप लोग? ब्रिजेश जी, तकरीबन सब कुछ तय हो चुका है। अध्याय दर अध्याय, वक्त दर वक्त, समय दर समय, जब हम नियत करके बैठे हैं क्या खोलेंगे उसी समय खुलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रदीप सिंह को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। ये राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश से 11 दिन रहेगी। कांग्रेस यूपी में क्या करना चाहती है? देखिए विजय जी, यूपी हो या पूरा भारत, हमने भारत जोड़ो अभियान के तहत श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश के नौजवानों को जोड़ने का प्रयास किया, देश की आवाम के करीब जाने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यूपी जोड़ो अभियान के तहत लोगों के बीच में जा रहे हैं और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी निश्चित तौर पर भारत जोड़ो की जो सेकंड टर्म की यात्रा है, इसमें निश्चित तौर पर हम लोग श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोगों के बीच में जा रहे हैं। परिस्थितियाँ क्या हैं? परिस्थितियाँ आज व्यवस्था किन व्यवस्था के आधार पर लोग चुनाव लड़ना ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आज उत्तर प्रदेश का में भारतीय जनता पार्टी का कुशासन क्या बोलता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम किसान, नौजवान, दलित और महिलाओं की बात करते हैं। अब बताइए, किसान को देशद्रोही करने वाले लोग, नौजवान को रोजगार मांगने पर लाठी चलाने वाले लोग, महिलाओं के साक्षी महाराज, क्या सीट के बंटवारे के किसी फार्मूले पर आपकी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ कोई आधिकारिक अनधिकारिक कोई चर्चा हुई है?
निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने बार बार बैठकर इस पर चर्चा की, हमारे प्रभारियों ने चर्चा की है और आने वाले समय पर आपको जैसे ही निश्चित समय आएगा आपको जानकारी दी जाएगी। वो निश्चित समय क्या है, कितना लेंगे आप लोग? अब जब कुछ ही दिन चुनाव को बचे हैं, क्या गड़बड़ी भाई? जल्दी ब्रजेश जी, आपको जल्दी ही आपको सूचना मिलेगी। आप ये देखिएगा कि एक निश्चित समय होगा जिसमें इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगा। क्या राहुल गांधी के यात्रा करते करते लिस्ट घोषित हो जाएगी या उसके बाद भी और भी टाइम चाहिए आपको? नहीं, ये निर्णय ब्रजेश जी हम किसी चैनल पर बैठ के नहीं सुना सकते, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और सारे हमारे शीर्ष नेतृत्व। सर, जब आप निर्णय किए ही नहीं हो तो हमें बताओगे क्या? नहीं, आप अभी भी लटकाने अटकाने भटकाने की पॉलिटिक्स में हो, या अगर किया है तो खुलकर बताओ कि इतनी सीटें लड़ेंगे, या बात यहां तक पहुंच गई है? आप खुद ही कन्विंस नहीं हो तो हमें क्या कन्विंस करोगे? निश्चित तौर पर समय आने दीजिए। आपको सबसे पहले भारत समाचार चैनल 6 महीने से आप बता रहे हो कर रहे हैं। भाई क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। आप देखिए लगातार हर राजनीतिक दल, हर इंडिया गठबंधन का एक राजनीतिक दल अपना काम कर रहा है लोगों के बीच में, और लगातार हम हर राजनीतिक दल जनता के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या समाजवादी पार्टी आपको भाव नहीं दे रही है, ऐसा है क्या? ये काम तो भारतीय जनता पार्टी के एलाई पार्टनर के बीच में है कि वो अपने एलाई पार्टनर के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, पूरा देश जानता है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं रोहित अग्रवाल को इनवाइट करता हूं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। रोहित जी, आपका शुक्रिया। बढ़ गई सीट? बिल्कुल बढ़ गई विजेश जी। कितनी आई आपके हिस्से में? 80 आई हैं हमारे हिस्से में। हाँ। उत्तर प्रदेश में जब जवाब नहीं होता तो सब 80 ही लड़ते हैं। नहीं, सच्चाई यही है। देखिए, माननीय जयंत चौधरी जी ने अभी 2 दिन पहले ये कार्यक्रम के दौरान भी कहा कि अगर हम 80 सीटों पे प्रभाव नहीं रखेंगे तो हमसे कौन गठबंधन करेगा। हमारा प्रभाव तो 80 सीटों पे होना चाहिए ना। हमसे गठबंधन क्यों कर रहा है कोई व्यक्ति? क्योंकि हम जहां पे हमारा सिंबल चुनाव लड़ेगा वहां तो हमारी जिम्मेदारी है ही, और जहां हमारा सिंबल चुनाव नहीं लड़ेगा वहां भी हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारा सहयोगी है उसका प्रत्याशी कहीं ना कहीं जीत के आना चाहिए, वरना गठबंधन का क्या मतलब रह गया? अगर हमें अपने हिस्से में अगर खाली लड़ना है चुनाव तो उस गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं है। पार्टी को अभी ये नहीं पता कि कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है, कहां चुनाव लड़ना है, किसके साथ लड़ना है, कब लड़ना है, एजेंडा क्या होगा, वो पार्टी कह रही है हम 80 के 80 में प्रभाव छोड़ेंगे। भाई क्लैरिटी तो दो। ब्रिजेश जी, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ चुका है कि 2024 में वो उखड़ के फिकने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। प्रत्याशी पूछ रहा है हम जनता के बीच में जाके बोलें क्या? भाई आपने 2014 में तो जुमले हमें दे दिए, वो जुमले हमने परोस दिए। 2019 में हमने कहीं ना कहीं भूमिका बना के कि साहब अभी थोड़ा समय और दीजिए, बाकी सब हम कर लेंगे, हम जीत के आ गए। परंतु अब हम 24 में क्या बोलें? 24 में तो हिसाब किताब देना पड़ेगा ना, रिजल्ट देना पड़ेगा, मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। क्या काम किया? वो पार्टी कह रही है जिसकी खुद की सीट तय नहीं है अभी। हमारी सीटें तय है ब्रिजेश जी। समस्या आज अरुण मुझे बता रहे थे कि इनका तो कुछ तय ही नहीं हुआ। अरे अरुण जी का तो खुद ही नहीं तय है कि कब मंत्री पद की शपथ लेंगे। अरे बन जाएंगे, आज डेट बताइए, खरमास के बाद बन जाएंगे। हाँ, खरमास के बाद पता नहीं कौन से वाले खरमास के बाद बनेंगे, ये भी तो क्वेश्चन है ना सबसे बड़ा। पिताजी घूम रहे हैं इस समय दिल्ली खेल रहे हैं दिल्ली की कहीं व्यवस्था बन जाए, तो अरुण जी कहां से बताएंगे? अरुण जी तो अपनी गठबंधन की चिंता कर रहे हैं। मैंने सुना है 15 सीटें पूरे अभियान में मुझे बीजेपी सपा की नहीं, आपकी और अरुण राजभर की बड़ी चिंता है। नहीं, हमारी चिंता तो बिल्कुल करिए ब्रिजेश जी, तो अच्छी बात है। हमारी चिंता आपको है क्योंकि हम जनता के बीच में हैं, आपको इसलिए आपको जनता की चिंता है। क्योंकि ये दोनों पार्टियां बड़ी है ना, ये अगर धक्का मारेंगी तो आप ही लोग को मारेंगी। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए धक्का तो कौन किसको मारेगा ये तो समय बताएगा। देखिए मैं आपको एक डेटा देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अजय हो चुकी है 2024 के लिए। तो मैं आपको एक डेटा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 2019 में उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीटें जीती थी। अब कितना बढ़ जाओगे? बिहार में 40 में से 17 जीती थी जब इनके साथ जेडीयू थे, नीतीश कुमार जी इनके साथ थे, तब ये 17 सीटें जीत के आए थे। अब कितना बढ़ोगे 40 में? गुजरात में 26 और 26 जीते थे, अब 27 तो जीतोगे नहीं जब 26 सीट है वहां पे। तो मध्य प्रदेश में 29 में तो 28 जीते थे, तो अब कितना बढ़ोगे भाई? एक सीट आपने छोड़ी थी विपक्ष के लिए, वो भी ले जाओगे। अपने मुद्दे नहीं, की सुनिए सुनिए तो सुन तो लो। हाँ, राजस्थान में 25 और 24 जीते थे। आप स्कोप बताओ कि अब तुम्हारे पास कहां है भैया? आरएलडी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता था, और यह है आज भी है। सुन लो भाई मेरे, गन्ना किसान एक आंदोलन ठीक से नहीं कर पाए कि गन्ना का रेट बढ़े। जो आपका कोर इशू था, जो आपकी ताकत थी, आज उसी पर चलने का आपका साहस नहीं है।
हमने चेतावनी दी थी भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी। कि चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के दिन तक अगर आपने 400 रुपए का रेट घोषित नहीं किया तो हम 26 तारीख को एक घोषित बड़ा हुआ? आंदोलन करेंगे। क्या किया? और बड़ा आंदोलन हमने किया। उसके अंदर हमने 2 मुद्दे उठाए थे, जिसमें से एक मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी 6 घंटे से पहले बैकफुट पे आई, जो कि एक पुलिस भर्ती का मुद्दा था, युवाओं के लिए एक मुद्दा था कि युवाओं के साथ ये धोखा करने का काम कर रहे थे कि 5 साल से भर्ती नहीं ना निकाली। आप गन्ना और किसानों के लिए कोई आंदोलन चला पाए, सुन लो पहले तसल्ली से। न सीट तय है आपकी, न गठबंधन में क्या मिलेगा ये तय है, न एजेंडा साफ है, न प्रत्याशी हैं, और कह रहे हो बीजेपी को आपकी वजह से माइग्रेन का दर्द हो रहा है। ब्रिजेश जी देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है कि हम जो निरंतर काम कर रहे हैं, हम गांव की ओर चलो एक आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ कि चल रहे गांव हो में भैया? जाके, किस गांव में जा रहे हो जो हर दिख नहीं गांव रहा है? में ब्रिजेश जी मैं स्वयं गया हूं कम से कम 150 गांव के अंदर। तो पता नहीं स्थिति कहाँ ये किस है गांव गए हो? कि गांव के या ओर तो चलो होके चले आए में हो। राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता जाके वहां पे गांव की समस्या को इकट्ठा Thank you. कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है और कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक विश्वास पैदा कर रहा है कि भाजपा हारेगी और इंडिया गठबंधन आएगा। और और आप आंदोलन करने का साहस आज भी आप में नहीं है। विजय जी अभी 26 तारीख वाला आंदोलन देखे नहीं अरे क्या? 2 घंटे खड़े होकर 6 घंटे हल्ला के कर अंदर दिया। 6 घंटे के 2 अंदर सरकार घंटे हल्ला। बैकफुट पे आ गई। ओके, अरुण राजभर को मैं इनवाइट करता हूं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। ये किस गांव जा रहे हैं ये रोहित अग्रवाल जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं? आपने देखा हो बताओ। रोहित जी जहाँ जा ना रहे प्लीज हैं, बेटा, आप बीच में नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रोहित जी को फोटो खींच करके अब आपको भेज देना चाहिए कि मैं इस गांव में गया था और ये इसके फोटो है, इसमें 10 आदमी हमसे मिले थे और हमको ये समस्या बता रहे थे। अभी मैं सुन रहा था, देखिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का कुछ पता नहीं, वो एक डायलॉग चल रहा है। तो वैसे विपक्ष में इतनी कंफ्यूजन है कि न तो प्रदीप जी कुछ बता पा रहे हैं, न हमारे मित्र रोहित अग्रवाल जी बता रहे हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लगता है ये भी प्रभावित हो चुके हैं, ये भी अब डेटा राजस्थान मध्य आप वाली ही प्रदेश, प्रॉब्लम है इनके बिहार, साथ भी। नहीं वो डेटा लेकर आ रहे हैं कि इतनी सीटें वो जीती थी, उतने सीटें ये जीत लेंगे, इतने सीटें हम जीत लेंगे। वो बात अलग है, हम धरातल पर काम करते हैं और धरातल की हकीकत हम बता रहे हैं। 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे अयोध्या, जब से अयोध्या से वो गए हैं सिर्फ और सिर्फ चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की हो रही, कहीं से चर्चा विपक्ष के किसी नेता की नहीं हो रही। और ये कह रहे हैं कि हम चर्चा में बने हैं, हम लड़ रहे हैं, कहां लड़ रहे हैं? जनता भी तो पूछ रही है कि लड़ किसके साथ रहे हैं। नहीं, मैंने एक लड़ पूछा, रहा कह रहे हैं है 80 में 80 जिताने सीट, के लिए। 80 में 80 सीट कह रहे हैं रोहित लड़ेंगे। तो लड़ाई वही तो पूछ रहे हैं कि वो लड़ कहां रहे हैं, जुबान पे लड़ रहे हैं। अभी खबर ये भी कह रहे हैं कि हमारे बारे में चिंता कर रहे हैं। हम 6 महीना से इस बात को कह रहे हैं कि उचित समय पर निर्णय होता, और आप लोग भी चिंता जाहिर कर रहे थे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बात बन क्यों नहीं रही। हमारी बात तो बनी हुई है और बनने का ही नतीजा है कि माननीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और माननीय मुख्यमंत्री से लगातार बात हो रही। अब वो समय आ गया है नजदीक, तो पर सारी ऐसा चीजें क्या है रोहित कि जी को भी मिल तो पता चल सबसे जाएगी। ले रहे हो, काम नहीं हो रहा है। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। आप बताइए कि 6 महीने में हमने माननीय अमित शाह जी से कोई मुलाकात हुई हो या माननीय जेपी नड्डा जी से कभी मुलाकात हुई हो इस संबंध में कि ये सारी चीजें स्पष्ट होने जा रही हैं? जब चीजें स्पष्ट होनी होती है तो मुलाकात हो जाते हैं। आप देखिए, आप माननीय दूसरी अमित शाह जी पार्टियों पर उत्तर बड़े प्रदेश में गंभीर आ रहे सवाल हैं। लगा रहे हो, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आप कितनी सीट पर लड़ने की स्थिति में हो। अगर आपको बिल्कुल लगता है लड़ तो रहे हैं। आप बताओ ना कितनी सीट पे लड़ोगे, हम बोल के दिखाओ। चोट पे कह रहे हैं कि हम चुनाव चिन्ह छड़ी पर लड़ेंगे, कितनी सीट पे पीले लड़के झंडे पर दिखाओगे? लड़ेंगे। एक सीट का नाम और बता दो। आपको जल्द ही रोहित तो अभी जल्द 5 ही- गिना देंगे। सुनो, रोहित 5 गिना देंगे, रोहित आप तो 1 गिनाओ। 12 सीट गिना देंगे, हम 5 सीट नहीं गिना पाएंगे ना। आप 1 गिना दो कि हाँ इस सीट पे हम लड़ेंगे। एक नाम बता के दिखाओ। नहीं, पूर्वांचल की सभी सीटों पर एक तो सीट भारतीय नाम, मैं तो समाज चुनौती पार्टी के अपनी साथ ताकत कह रहा दिखा हूं, रही है। अरुण राजभर एक सीट का नाम बताओ कि छड़ी वहां खड़ी होगी। नहीं बिल्कुल खड़ी होगी। कौन आप सी सीट चंदौली पे? खड़े होंगे, जौनपुर खड़े होंगे, बलिया खड़े होंगे, सलेमपुर खड़े होंगे, तो सब देवरिया बीजेपी खड़े लड़ होंगे, रही है, बहराइच आप नहीं खड़े लड़ रहे हो। होंगे, कमल का अमरावती खड़े फूल, छड़ी नहीं खड़ी। होंगे। बिल्कुल, जिन सीटों पर कमल को नहीं जीतने दिया गया था उन सीटों को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिता के दिखाएगी। और पश्चिम में भी आप देखेंगे कि जहां रोहित जी का प्रभाव है, पश्चिम में बड़ी संख्या में कितनी सीट आपको मांगे हो बीजेपी दिखेगा, से? चाहे एटा हो, अरे सुन एटावा तो हो, लो। कन्नौज अरे हो, सुनो कासगंज हो, सुनो, अरे रुको रुको रामपुर, रुको हर जगह रुको आपको दिखाई रुको, कितनी सीट मांगे हो?
देखिए अभी सीट बट कहाँ रही है कि हम मांग लेंगे। तो इनसे कैसे पूछ रहे हो कि इनको सपा ने दिया कि नहीं दिया? जब आपको बीजेपी ने नहीं दिया तो सपा ने इनको भी नहीं दिया। जब आप दो को मिल जाएगी, इन्हें भी मिल जाएगी। आप और दो रिसीविंग एंड पे खड़े हो, जो मिल जाए चुपचाप ले लेना और ना मिले शोर न करना। ये लोग खड़े हैं जहां 4 बैठक करने के बाद बयान आता है कि ये लोग आते हैं, खाना खाते हैं, हाथ धोते हैं और चले जाते हैं। वो लोग बैठक करके अगर यह बात हमारे लिए कह रहे हैं तो हम हाथ धोते हैं, खाना खाते हैं और हाथ पोंछ के नहीं चले जाते हैं। हम बातों को क्लियर करके आते हैं। अब राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, देखा है 11 दिन रहेंगे। अरे तो उस यात्रा में हमको लगता है रोहित जी को अगर इनवाइट हो जाए तो इस समय लीजिए कि उनकी अलायंस मजबूत है। अगर उसमें समाजवादी पता नहीं आपने रोहित की कौन सी नस दबा रखी है जो इनकी आवाज गुम हो गई है। थैंक यू अरुण राजभर जी, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं अशोक सिन्हा जी को इनवाइट करता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और जाने माने विचारक हैं। सिन्हा जी, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक और राजनीतिक वातावरण है, क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर किस तरह के मुद्दे काम कर रहे हैं? क्या सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा चलेगा? देखिए, प्रभु राम है, हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, सांस्कृतिक राष्ट्र पुरुष हैं, हमारी विरासत है और उनको राम ही रहने दीजिए। आप उनको राजनीति में, मैं समझता हूँ कि उनकी राजनीति तो बड़ी उच्च है। सभी राजनीतिज्ञों को चाहिए कि राम को स्मरण करें इस समय, क्योंकि तुलसीदास जी की एक रत्नावली में लिखी हुई है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो ये भावना सबके अंदर होनी चाहिए कि अगर हम संस्कृति को आगे नहीं रखते, अपनी विरासत को हम महत्व नहीं देते, उसकी आलोचना करते हैं तो वो गलत है। क्योंकि जनतंत्र में सबसे बड़ी जनता है। जनता इस बार चुनाव में स्पष्ट रूप से देखेगी कि सब लोग अपनी अपनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतिकरण करें पहले तो उसके सामने कि उन्होंने क्या वादा किया था और क्या। जी, आप ये क्या चाहते हैं, या आरएसएस या आप जैसे विचारक क्या सोचते हैं, मुद्दे कैसे होने चाहिए यूपी के लिए? देखिए, मुद्दा विकास है। जनता आध्यात्मिक जरूर है, परंतु वह विकास को महत्व देती है और विकास के लिए जिन्होंने जनता के सामने कार्य किया है, पहले भी देखती रही है। 75 वर्ष हो गए भाई, सबको देखा उसने। इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी देख रही है और इनका जो प्रस्तुतिकरण है वो भी देख रही है कि भाई क्या वादा किया था, क्या इन्होंने किया। निश्चित रूप से जनता उसी पे अच्छा, इनमें से किसका प्रेजेंटेशन आप अच्छा मानते हो? बीजेपी वालों का, सपा का, कांग्रेस, आरएलडीएस, बीएसपी या बीएसपी का? किसका प्रेजेंटेशन अच्छा है? नहीं, हम तो निश्चित रूप से एनालिसिस तो किया होगा ना, जज नहीं है कि किसका। सबने काम तो इस राष्ट्र को बनाने में सभी ने किया है, सभी की उपलब्धियां हैं। अब जिसकी उपलब्धियां अधिक हैं, जिसकी उपलब्धियां जनता के हित में है, जिनकी उपलब्धियां गरीब जनता के पक्ष में है, निश्चित रूप से वो देश का विकास, भारतवर्ष को दुनिया में एक स्थान दिलाना, अर्थव्यवस्था में आगे आना, निश्चित रूप से प्रेजेंटेशन अच्छा है। नहीं, प्रेजेंटेशन सभी कर रहे हैं। जिसका अच्छा समझे कि जनता उसका जवाब देगी। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमारी समवैचारिक संगठन है और समवैचारिक संगठन ने जब तक सत्ता में जब से आई है अविस्मरणीय काम किया। उसने अविस्मरणीय काम किया। धारा 370 किसी के बस की बात नहीं थी। ऐसा विषय उसने लिया। राम मंदिर का विषय उनके पालमपुर में ही उनके राजनीतिक एजेंडे में आ गया था। जब पालमपुर का अधिवेशन हुआ था उसी समय उन्होंने राम मंदिर को अपने एजेंडे में रखा था। तो वो उस दिशा में भी वो कार्य कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारा जो पिछड़ा समाज था, जो मुस्लिम समाज था, उसमें 3 तलाक की प्रथा थी, सब समाप्त किया। तो जो उनकी उपलब्धियां हैं वो तो दिखाई पड़ रही। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विदेशों में आप देख लीजिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देख लीजिए, तो उपलब्धियां तो हैं और ये सभी विकास की बात कही, लेकिन आप राम मंदिर, 3 तलाक, मुसलमान, इस पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो। नहीं, हमने सभी विषयों पर कहा कि वो अविस्मरणीय काम है उनका। जो कार्य बहुत उलझे हुए थे, जिसको करने की किसी में हिम्मत। अपोजिशन वाले कैसा काम कर रहे हैं? कौन अपोजिशन वाले? नहीं, इनका जब समय था तो इन्होंने भी काम किया। उसका जवाब जनता ने दिया। इनको काम तो इन्होंने भी किया था भाई। ऑलराइट, वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव अब जब नज़दीक है तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जो 2 बड़ी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर
पार्टीज़ हैं उत्तर प्रदेश में, इनकी क्या तैयारी है। तो जब हम ये तैयारी कर ही रहे थे डिबेट की, तब तक ये खबर आई कि राहुल गांधी भी 11 दिन 20 जिले और 1076 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में भ्रमण करेंगे। इन तीनों का इम्पैक्ट को आप किस तरह से असेस करते हो? देखिए, बीजेपी सबसे पहले तो एक तरफ उसने राम मंदिर का उफान जो इस देश में आने वाला है उस पर एक माहौल बनाया है। दूसरी ओर वो संगठन के मामले में भी लगातार काम कर रहे हैं और गांव में वो अपने अपने एम्बेसडर नियुक्त कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख नियुक्त कर रहे हैं, अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं। भाजपा के पास बहुत बड़ा इस समय कैडर हो गया है और काफ़ी बड़े संख्या में मतदाता भी हैं। तो एक तो ये हुआ, दूसरा 82 करोड़ लोगों को वो 5 किलो राशन देने के साथ साथ तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ दे रहे हैं। 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन होना है और प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही काशी, मथुरा और सीए जैसी तमाम चीज़ों की उनकी तैयारी भी आगे रहेगी। 22 तारीख के उद्घाटन के बाद पूरे देश में अगले दिन से 60 दिन तक भंडारा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। 1 करोड़ लोगों को भोजन कराया जाएगा। इधर आप देखेंगे कि बीजेपी भक्तिमय माहौल भी बना रही है, उनके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री सब आ रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष के नेता कहीं धर्म पर, कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, कहीं कुछ सनातन पर, कहीं हिंदुत्व पर ऐसा बोलते हैं कि वो नुकसान उठा जाते हैं। ये सब समस्याएं विपक्ष के सामने है। लोकसभा उत्तर प्रदेश की इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी कई राज्यों में पिछड़ी है। वोट भी कांग्रेस को 4 करोड़ के ऊपर मिला है इन चुनावों में जो अभी 5 राज्यों में हुए, उसको बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर पा रही। वो जान रही कि कांग्रेस आसपास कहीं है और विपक्षी दलों को वोट भी मिल रहा है। ऐसे में यूपी को एकदम मजबूत करके रखा जाए, यहाँ सीटें अपनी कम न होने दी जाए, बढ़ा ली जाए। अभी देखिए अमित शाह आ रहे हैं, बीजेपी का एक अभियान चल रहा है कि हर जिले में जो प्रभावशाली नेता हैं विपक्ष में जी, छोटे या बड़े, इनको भाजपा में शामिल कराया जाए। ये भी एक अभियान चल रहा है और उनके इस दौरे में इस पर भी चर्चा होगी। बात आती है कि यूपी में टक्कर समाजवादी पार्टी और भाजपा का जो गठबंधन है, स्वाभाविक एक सीधी टक्कर दिखाई दे रही है उसमें इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच। मायावती चुनाव अलग जरूर लड़ रही, लेकिन कोई ये कह नहीं सकता कि वो कई सीट जीतेंगी। उनके सीट पर कहीं बसपा के कितनी सीटें आ रही, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन लड़ाई समाजवादी और भाजपा के बीच साफ दिखती है। अब ये कहा जा रहा है कि 60 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी लड़ेगी, बाकी 20 में कांग्रेस, आरएलडी, आजाद समाज और जो पार्टियां हैं उनको समायोजित किया जाएगा। ये इंडिया गठबंधन का एक फार्मूला हो सकता है। दूसरी ओर राजभर और दारा सिंह चौहान कब मंत्री बनेंगे, अभी कोई ज्योतिषाचार्य भी इस बात को नहीं बता सकता, क्योंकि मुलाकात तो हो रही है लेकिन अब एक अड़ंगा लगा दिया कि खरमास चल रहा है, अभी ना होए। राजभर जी कह रहे हम तो खरमास मानते नहीं हैं, कराओ। वो कह रहे नहीं, हम प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर उद्घाटन भी अरे मुहूर्त अभी नहीं निकला है, निकलेगा मुहूर्त। हाँ वही चीज है। तो वहां पर रोचकता बनी हुई है। और अपना मामला था तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बीजेपी ने करा लिया शपथ ग्रहण, न दिन देखा न मौसम देखा। यहाँ पर जब राजभर की बात आती है तो खरमास लटका देते हैं। अभी एक सीट दिनेश शर्मा के इस्तीफे से खाली हो गई थी, वहाँ 29 जनवरी को चुनाव होने जा रहा है। दारा सिंह को लोग सोच रहे थे कि मंत्री बनेंगे, लेकिन भाजपा वाले नीचे वाले बनने नहीं देना चाहते उनको। वो सीट पे किसकी लॉटरी लगेगी, किसकी किस्मत खुलेगी, ये भी देखिए अपने आप में बड़ा आश्चर्य की बात है जी। तो दूसरी ओर देखिए, अगर राहुल गांधी यात्रा लेकर निकल रहे हैं, दक्षिण भारत में कांग्रेस को सफलता मिली है, कर्नाटक में, हिमाचल में उनकी सरकार बनी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास उतना जनाधार नहीं है। वो यूपी में 1000 किलोमीटर चले यात्राएं अनुभव भी देती हैं, जनाधार भी बढ़ाती हैं।
और लोग राहुल गांधी को देखने भी जाते हैं, लेकिन वोट में कितना बदलेंगी ये यूपी में तो कहना कठिन है। ये जरूर है कि उनकी और आगे की यात्रा शुभ हो, वो अपना काम करें, कामयाब हो। अब वो खुद यूपी से लड़ेंगे या बाहर से, इस पर भी अभी तक संशय है। ब्रजेश जी, अगर तैयारी के तौर पर देखें तो सपा में अखिलेश यादव भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं कन्नौज से, और शिवपाल यादव भी लड़ सकते हैं आजमगढ़ से। घोसी से राजीव राय का भी नाम आ रहा है। फतेहपुर से नरेश उत्तम भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनाव लड़ेंगी ही। नवल किशोर फर्रुखाबाद से और धर्मेंद्र यादव बदायूं से। फिरोजाबाद से अक्षय यादव। लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर। कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद। ये तो मैंने कुछ आपको नाम बताए कि जिनको ये लोग तैयारी करा रहे हैं। ये तो पूरी लिस्ट ही लेके आ गए आप। हम लोग प्रभारी खोज रहे थे, आप लिस्ट पर डाले। शिवपाल यादव को नहीं लड़ाएंगे चुनाव? शिवपाल यादव को आजमगढ़ से। अच्छा, उनका भी मैंने नाम बोला। ओके। तो बहुत सारी, काजल निषाद गोरखपुर। गाजीपुर से अफजाल अंसारी। बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, ये सब भी तैयारी कर रहे हैं। नाम तो है इनके पास, लेकिन बीजेपी इतनी तिकड़म वाली पार्टी है कि वहाँ आधे से ज़्यादा नेता इन वक्त पे पता नहीं लड़ पाएंगे, भाग जाए, कोई भरोसा नहीं। राम युग आ गया है लोग कह रहे हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि हे राम कहाँ वह समय, कहाँ हे राम कहाँ यह समय, कहाँ तुम्हारा त्रेता युग, और कहाँ तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, और कहाँ ये नेता युग। आपने ऐसा कह दिया, रोहित तो थोड़ा विचलित हो गए। नहीं, रोहित के सामने संभावनाएं बहुत हैं भाई। जब बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि ये सीबीआई ईडी दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, विपक्ष की है, वहां वो बीजेपी के नेताओं की, या जो सरकार गई है बीजेपी की, वहां आके वो जांच क्यों नहीं कराते हैं? वो भी उजागर करें कि पिछली सरकार में क्या क्या घोटाला घपला हुआ। उनके पास भी तो एजेंसियां हैं, लेकिन शायद ये लोग डरते हैं, केंद्र से डरते होंगे। इसी वजह से कुर्सी की खातिर तमाम समझौते इस देश में होते रहे हैं। और जी, लेकिन सच्चाई ये है कि बूथ कमेटी के फर्जी और झूठे आंकड़े भी राजनीतिक पार्टियों में दिए जाते हैं। अगर ये अपने बूथ कमेटियों का जाके मौके पर गांव में सत्यापन करावें, तो इनकी जमीनी तस्वीर और मजबूत होगी, क्योंकि कई बार कमेटियों के गठन का आंकड़ा झूठा होता है। ब्रजेश जी, यात्राएं चल रही हैं, चले। खरमास मानने वाले खरमास मना रहे हैं, लेकिन तैयारी में भाजपा की कोई कमी नहीं है। उसके लिए कोई खरमास नहीं है, कोई खराब दिन नहीं है। अरे तो तसल्ली के लिए अरुण को कह दिया है कि भाई खरमास है, बाकी काम तो उनके चल ही रहे हैं। चलिए सुनिएगा कि दर्पण देख संवर गए कितने, अपने पर ही मर गए कितने, और ख्वाबों की खेती को सच के कीट पतंगे चर गए कितने, और प्यार वफा ईमान की बातें करके लोग मुकर गए कितने, और कुर्सी हुई सगी कब किसकी, बैठे और उतर गए कितने। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आलोक वर्मा हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनाव में जा रही है, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में? और दूसरा, विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, उनकी सीटें तक प्रस्तावित हैं, जैसा कि अभी बातचीत से निकल कर आया है। आप भी अभी सीटें कोई फाइनल कर नहीं पाए हो, तो इस दृष्टिकोण से तो आप कोई उनसे बहुत आगे थोड़ी ना हो। देखिए, पहला सवाल का जवाब तो यही है कि जो मोदी जी ने पिछले 10 सालों में काम किया है, और जो यूपी में योगी जी ने जो हालात बेहतर किए हैं, आम लोगों के लिए काम किया है, किसानों की बेहतरी के लिए काम किया है। किसी ज़माने में कहा जाता था कि बिपाशा बिजली, पानी और सड़क सरकारें बदल देती हैं। हमने इस पर ज़मीनी स्तर पर काम किया है। आज पूरा उत्तर प्रदेश आप देखेंगे तो किसी भी इलाके में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण आपको जाना होगा तो आपको सड़कें मिल जाती। गंगा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन जो है हम कुंभ से पहले कर देंगे।
तो जाहिर सी बात है कि हमने काम किया है, बिजली पे काम किया है, सड़क पे काम किया है, और घर घर जो जल हम लेकर के जा रहे हैं, नल से जल लेकर के जा रहे हैं, ये ऐतिहासिक काम है जो आमतौर पे माना नहीं जाता था कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है। कानून व्यवस्था हमने बेहतर की है, उस पर भी हम लोगों के बीच जा रहे हैं, और जो परिवर्तन दिख रहा है लोगों के बीच, निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के लोग हमारा साथ दे रहे हैं, कोई भी इलेक्शन रहा हो, 14 का, 17 का, 19 का, 22 का, कोई जब आप कह रहे हैं कि आपने बहुत काम किया है, तो ये विपक्षी दलों पे आप क्यों शिकार घात लगाए बैठे हैं? उनके नेताओं को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? भाई वो तो कब से घात लगाए बैठे हैं। वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो हर बार एक नए अरमान लेकर के आते हैं। नए 2022 का इलेक्शन था, तो आपको याद रहा होगा उस समय कि अखिलेश यादव जी के घर के सामने, ऑफिस के सामने एक बोर्ड लग गया था, आ रहा हूं मैं। कहाँ आ गए आपको अच्छी तरीके से पता है। अभी कुछ दिन पहले जब INDIA का गठबंधन बन रहा था, तब प्रधानमंत्री की रेस में उस तरह के बोर्ड लग गए। तो ख्वाहिशें लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको बढ़ना चाहिए, उनका कर्तव्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं, ये तो 2014 के बाद से कोई भी चुनाव हुआ हो, कोई भी इलेक्शन हुआ हो, उसके नतीजों से आप समझ सकते हैं। किसी भी तरीके का गठबंधन इन्होंने किया हो, ये खेत रहे हैं। शरद शरण जी तो बड़ा गहरा तंज आप पर कस रहे हैं। आ रहा हूं मैं और कहीं नहीं पहुंच पाए। ये ब्रिजेश जी, भाजपा वाले कथा बहुत बढ़िया बाँचते हैं, इनसे आप सत्संग करवा लो, ये दुनिया भर की आपको कहानियाँ सुनाएंगे। बहुत सीधा सीधा स्पष्ट कह रहा हूँ, पिछले 7 सालों में एक भी पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में नहीं बना। ये बिजली कहाँ से, नेपाल से तार डाल के ला रहे हैं क्या? एक पावर प्लांट का नाम बता दें। और इनके सड़कों के तो सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, लोग अपने जूते से उखाड़ देते हैं। आजकल फावड़ा भी नहीं चाहिए होता है, मिट्टी के ऊपर कोलतार डाल के सड़क बनाते हैं। दुनिया देख रही। पूर्वांचल का उद्घाटन कर दिया, और उद्घाटन करके मोदी जी निकले और अगले दिन गड्ढे हो गए एक ही बारिश में। इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, ये तो बहुत छलिया लोग हैं, दुनिया भर के जुमले सुनाएंगे, आपको कथा सुनाएंगे। हमारे मुद्दे बिल्कुल अलग हैं, हमारे लोग बिल्कुल अलग हैं। हम सदियों से त्रासित हैं, परेशान हैं। हमारे घर में हमारी महतारी, हमारी अम्मा ये तय नहीं कर पाती थी कि सवेरे खाने में क्या बनेगा। इतने संघर्ष के बाद, देश की आज़ादी के 75 साल के बाद, आज हमारी माएँ कम से कम ये तय कर सकती हैं कि घर में रोटी बनेगी और सब्जी कौन सी बनेगी। उनको ये अधिकार मिल गया है। आज पिता के पास 2-4 बीघा खेत आ गया है, वो ये तय कर सकता है कि गेहूं करेंगे कि आलू करेंगे। लेकिन हाँ, ये तो कोई मुद्दा नहीं हुआ, ये तो जनरल, आप भी तो कहानी ही सुना रहे हो। पहले बार में मुझे मौका नहीं मिला देश जी, दूसरे राउंड में मुझे थोड़ा समय दीजिए। अब बोलिए, आप बोलिए। अब हमारे घरों में भी लोगों की इच्छाएं हैं, लोगों को सम्मान चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। हम भी घोड़ी पे बैठ के शादी में जाना चाहते हैं, हम भी मूछें रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की बिटिया खेत में रेप कर दी जाती है और आज भी FIR नहीं लिखी जाती। लेकिन एक बात याद रखिए, हमारे कार्यकर्ता उस दौर से आए हैं जिस समय थाने पे दरवाजे से मार के भगा दिए जाते थे लोग, और आज हम थाना घेर लेते हैं अगर अन्याय हो। लेकिन हमारी भूख बढ़ गई है। हमारे बच्चे कहते हैं सर मुद्दे पे नहीं आ रहे हो आप। चाहिए आप सर स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो कोई, आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हो। नहीं, मैं मुद्दे बता रहा हूं। हमारे घर के बच्चे कहते हैं हमको नौकरी चाहिए, इधर उधर की कहानियां मत सुनाओ। बिहार में 2.25 लाख शिक्षकों का भर्ती हो गई है। हमारे यहाँ तो पर्चा लीक सरकार चल रही 7 साल से। हमको पर्चा लीक सरकार नहीं चाहिए। 10 बजे इम्तहान होना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। 500 रुपए जमा कर करके जो किसान के बच्चों को पर्चा लीक करते हो वो नहीं चाहिए। 3.25 लाख शिक्षक चाहिए। 18 में आपने 60,000 पुलिस की भर्ती निकाली थी क्योंकि 19 में चुनाव था। अब आपने 23 में फिर 60,000 की भर्ती निकाली क्योंकि 24 में चुनाव है। ये पुलाव खिलाना बंद करो। अब हमको भंडारे नहीं खाने, अब हमें भंडार चाहिए। हम अपने भंडार के मालिक बनेंगे। हम जाग गए हैं, हमारा PDA जाग गया है। अब शोषण और शोषित की कहानी आज खत्म कथा दिवस है लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं प्रदीप सिंह को इनवाइट करता हूँ, यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देखिए, जो आपके 2 मेजर पार्टनर्स हैं, मैं मुद्दों पर सीधे आता हूँ। आप लोग अपने मुद्दों को अभी तक उत्तर प्रदेश में खास तौर पर स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश पे इशूज़ क्या हैं। आप समाजवादी पार्टी और RLD के साथ जा रहे हैं, तो उनके साथ आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग अब तक क्लैरिटी नहीं आ रही है। सब कुछ अभी असमंजस के ही दौर में गुजर रहा है। देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में मुद्दे, अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। आप यहाँ देखिए, यहाँ जेल के अंदर अपराधी अपना बर्थडे मनाते हुए वीडियो वायरल करते हैं।
जेल पुलिस अभिरक्षा में एक अपराधी दूसरे अपराधी को गोली मार देता है, और इतना ही नहीं होता है कि जेल के अंदर भी एक अपराधी दूसरे अपराधी को गोली मारता है और रिवॉल्वर बरामद तो नहीं आपके होती मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर पहला मुद्दा है। जी। अब आइए, अब जब दूसरी इनके पास जिन 4 जातियों के ये समर्थक हैं, उत्तर प्रदेश नौजवान, किसान, गरीब, अब किसान की बात कर लीजिए, ये किसान जब इनसे अपना हक मांगता है, अपने फसल का मूल्य मांगता है, तब ये देशद्रोही कहते हैं उसे, आतंकवादी कहते हैं इसे। और जब दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देने के प्रयास करता है तो उसके राह पे कांटे बिछाते हैं। तो निश्चित तौर पर किसान इनसे अपने फसलों का मूल्य मांग रहा है और इनसे सवाल कर रहा है, और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन उस किसान के साथ खड़ी है। पर स्पेसिफिक किसी मुद्दे पर घेर नहीं पा रहे हो इनको, आप तो जनरल बात कर रहे हो, किसान परेशान, नौजवान परेशान। नहीं, जनरल हम लगातार कांग्रेस पार्टी ने चाहे इनको लॉ एंड ऑर्डर के मामले में रहा हो, चाहे किसानों के मुद्दों पर रहा है, लगातार कांग्रेस पार्टी ने इन्हें घेरा है और हमारे नेता तक गिरफ्तार तक हुए हैं और हमारे नेताओं पर लाठियां भी। बहुत शुक्रिया। मैं रोहित अग्रवाल को इनवाइट करता हूँ। ये अरुण को बड़ी चिंता है आपकी, क्या कारण है इनका? नहीं, अरुण जी को चिंता होनी भी चाहिए। खतौली में उपचुनाव लड़े थे, 167 वोट पाए थे। कौन? अरुण जी की पार्टी। ये कितने वोट? 167 वोट। पूछ लीजिए, एक आध कम ज्यादा बोल रहे हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 68 तो नहीं पा गए थे अरुण भाई। तो चिंता होनी भी चाहिए अरुण जी को। पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्वागत है, आइए, लोकसभा चुनाव में इंतजार कर रहे हैं आपका हम। आपकी 167 मिले थे, हर जगह खड़ी है, अपनी चिंता करो। वही छड़ी जनता ने इनको मारी है, जो एक बयान दिया करते थे कि घंटा बजाने से नहीं होगा और हम घंटा बजाएंगे और चल सन्यासी मंदिर में, और क्या क्या कहा करते थे। सुना है कि निमंत्रण आया है, सजा भुगत रहे बेचारे। सुना है निमंत्रण आया है तो परेशानी। सुना है निमंत्रण आया है। पूछिए कौन सा निमंत्रण आया है, कौन सा निमंत्रण आया है अरुण जी? तो देखिए, स्थिति ये है कि जो सत्ता की मलाई चाटने गए हैं उनको चिंता होनी भी चाहिए। हमें तो खैर सत्ता की मलाई की भूख नहीं है, हमको जनता की भूख जरूर है कि जनता के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, गन्ना किसान को आप रेट नहीं देते। आप सोचिए, भाजपा की सरकार उत्तराखंड में 400 रुपए का रेट देगी, हरियाणा में 400 रुपए का रेट देगी। भैया, उत्तर प्रदेश की जनता ने कौन सा अपराध किया है? यही काम आप सिलेंडर के साथ करते हो। राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर दोगे, उत्तर प्रदेश में 900 रुपए का सिलेंडर। अरे भाई, यहां की जनता ने कौन सा अपराध किया है? उत्तर प्रदेश की जनता का अपराध तो बता दो। आपकी सरकार है ना राजस्थान में, वहां 450 का जा क्यों नहीं रहो पब्लिक में ये सब लेके? पब्लिक में ही तो है हम तो 23 दिसंबर के बाद से चलो गांव की ओर कार्यक्रम चला रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं। पुलिस भर्ती के अंदर का रेट तो नहीं हुआ 400। नहीं, क्या होगा ब्रिजेश जी, होगा। ये लोग थोड़ा जिस गन्ने पर पार्टी खड़ी हो, गन्ने को आप भूल गए। वो जो छड़ी की बात कर रहे थे अरुण भाई, वो छड़ी जब चलाओ तो थोड़ा समय लगता है भाजपा को सुधरने में। सुधरेगी, अभी मिलेगा 400 का रेट। कई जगह खड़ी रहेगी, चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल खड़ी रहेगी और खड़ी ही चलेगी। तो मिलेगा 400 का रेट, किसानों को भी मिलेगा। जब तक राष्ट्रीय लोकदल के हैंडपंप में पानी है, तब तक किसान के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अच्छा, पिछली बार आपको 3 सीटें मिली थी, बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा। चलो 5 ले लो, बात खत्म। ब्रिजेश जी, ये तो समय बताएगा कि कितनी सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा। ये तो समय बताएगा, क्योंकि हैंडपंप जो है ना 2 फीट ऊपर दिखता जरूर है, पर 200 फीट नीचे होता है। तो इसलिए समय बताएगा ब्रिजेश जी कि राष्ट्रीय लोकदल कितनी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। जो 19 में जितनी सीटें मिलेगी उसी को तो बेस बनाओगे कि कैसे करोगे फिर? ब्रिजेश जी, देखिए, बेस 10 MLA हैं, चलो अच्छा, कितने 10 हो गए? 9 है। 9 MLA हैं हिसाब से 2-3 सीट ही तो बनती है। 9 MLA हैं हमारे, और कितनी सीटें बनती हैं ये तो समय बताएगा। ये तो हमारा गठबंधन तय करेगा, इंडिया गठबंधन तय करेगा कि हमको किस तरीके से आगे लेके जाना है। पहले चौथी सीट बताओ ना कि यहाँ भी हम लड़ लेंगे। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करोगे, चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करोगे तो किसान का वोट पाओगे। चौधरी साहब को कहां से ले आए बीच में? चौधरी साहब का सम्मान नहीं करोगे तो फिर हश्र तो हम देख ही रहे हैं। अरुण राजभर, तो स्थिति ये ब्रिजेश, मैं थोड़ा सा बता दूं, मुद्दे बता दूं अपने। देखिए, हमारे लिए मुख्यतः 10 सेकंड मुख्यतः हमारे लिए बेरोजगारी मुद्दा है, मुख्यतः हमारे लिए महिला सुरक्षा और महिला स्वाभिमान मुद्दा है, मुख्यतः हमारे लिए किसान मुद्दा है, मुख्यतः हमारे लिए छोटा व्यापारी मुद्दा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से रेट मुद्दा नहीं है। किसान गिनाया इन्होंने, ये किसान के अंदर किसान मैंने गिनवाया, किसान के अंदर गन्ना किसान भी आता है और आलू किसान भी आता है, जिसको MSP घोषित करके ये कि उसकी खरीद करना चाहते हैं। अरुण राजभर, उद्घाटन का निमंत्रण मिला है या वो भी नहीं मिला? देखिए, हमारे भाई रोहित जी, मेरे सवाल का जवाब दे दो। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है या वो भी नहीं मिला? लेके आ रहे हैं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जहां से डेटा लेके आ रहे हैं
वो शायद वो डेटा हमको लगता है किसी ने इनको भेजा था, वो उसी को पढ़ दिए। उनको सच्चाई पता चलना है, खतौली हम चुनाव नहीं लड़े थे, स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम रामपुर चुनाव लड़े थे, एक भी पदाधिकारी नहीं था हमारा, और चुनाव से 10 दिन पहले हमने 2 पदाधिकारी बनाया था वहां। अब 2 पदाधिकारी अगर 150 लोगों को अपने समर्थन में खड़ा कर लेते हैं, हमारी बड़ी जीत होती है। और अब मैं वहां जब जाऊंगा तब 20,000 लोगों को खड़ा कर दूंगा। हम तो दावा कर रहे हैं, जनता के बीच में जाके दावा कर रहे हैं। इनकी तरह थोड़ी ना एक टीवी बैठ के खाली गाँव गिना देते कि मैं जा रहा हूं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इटावा गए, अब अलीगढ़ जा रहे हैं, अब मेरठ जाएंगे, मथुरा जाएंगे, आप देखते जाइएगा। इन्हीं के इलाकों में हम घूमेंगे और इनसे कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला या वो भी नहीं मिला? नहीं, रोहित जी हमसे पूछे कि इतनी 3 बार पूछ चुका हूं और ये स्किप कर रहे हैं। जनता देखे, इनको पूछो सब लोग, पहले मुद्दा मिला कि नहीं मिला? ये जहां से बात कर रहे हैं उसी पर आ जाएं। ये कह रहे थे कि भीड़ कहां से आती है, नहीं बोल रहे भाई। बताया कि बनारस से लेके आया नहीं इन्विटेशन, और बिल्कुल आया है। कहाँ है? दिखाओ, स्पष्ट आया है। दिखाओ। प्राण प्रतिष्ठा में फोटो डालो। अच्छा, समाज पार्टी के पीला गमछा दिखाया जा देगा, हम फोटो डाल देंगे और स्पष्ट कर देंगे कि वो राम मंदिर का मुद्दा सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से जो समर्थन किया, जो विरोध किया, सब लोगों की सहयोग उसमें रहा। क्या ओम प्रकाश राजभर जी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने स्वयं जाएंगे? बिल्कुल, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक दिन बैठे थे माननीय डिप्टी सीएम साहब के, उन्होंने कहा कि अरे निमंत्रण आ गया है तो कब चला जाएगा, कुर्ता उर्ता सिला लिया जाए। तो कुर्ता सिलाया जा रहा है, पहन कर उस दिन चला जाएगा। अरे ये तो बताओ, उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए। शपथ वाला कुर्ते का क्या पोजीशन है? अभी तो वही रखा हुआ है, वो शेरवानी सी ली है उसका इस्तेमाल तो हुआ नहीं, नया कुर्ता का अलग ऑर्डर कर दिए हो। सामाजिक मुद्दों से बड़ा हमारे लिए वो मुद्दा नहीं है। हम गोंड खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र कैसे मिले उनको, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बता दीजिए, हमारे रोहित भाई या समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रही है। अरे भैया, बिजली जातिवार जनगणना करा लीजिए, जातिवार जनगणना करा लीजिए। आप एनडीए में हैं, जातिवार जनगणना करा लीजिए। थैंक यू, थोड़ा वक्त का अभाव है। थैंक यू, को जो है उनको नहीं मुआवजा, बहुत शुक्रिया। तो इस तरह नहीं बोलते। सिन्हा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि राम मंदिर का जो ये मुद्दा है, अब इसमें सारे विपक्ष के लोगों को भी इन्विटेशन है, समाज के अन्य वर्गों को भी है। इसको क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है कि किसको दावत दी जाए, किसको ना दी जाए, किसको बुलाया जाए, किसको ना बुलाया जाए? आप लोग का कोई प्रभाव है इस इन्विटेशन बांटने में? देखिए ब्रजेश जी, ये तो हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और पूरे देशवासियों का ये परम सौभाग्य का विषय है कि ये इन्विटेशन देने की नौबत आई। 500 वर्षों के संघर्षों का परिणाम है ये। आसपास के जमींदारों ने 77 युद्ध लड़े हैं उस मंदिर के लिए, और उस संघर्ष के बाद यह सौभाग्य का दिन प्राप्त हुआ है। राम तो सबके हैं भाई। निमंत्रण तो अच्छे से हम लोगों ने सुबह सुबह बांट दिया। कार्यक्रम चल रहे हैं, हम जिस शाखा पे जाते हैं वो पूरा का पूरे कार्य को 2 दिन में पूरा कर दिया हम लोगों ने। घर घर अच्छत पहुंचा दिया सबको। हर न तो उसमें कोई जाति देखी गई, न उसमें पंथ देखा गया, और नहीं ये देख, बस आपके दरवाजे पे हमने दरवाजा खटखटाया और वो राम का अक्षत दिया। तो निमंत्रण तो सबको है भाई, इसमें किसको निमंत्रण नहीं? निमंत्रण कहाँ रोहित के घर आया नहीं, कर्नल साहब के आया नहीं, अरुण को मिला नहीं, अभी प्रदीप के घर आया नहीं। ये बताइए, राम अपने जन्मभूमि पर सन 49 से रखे हुए हैं और प्राण प्रतिष्ठा उन्हीं के अंदर है। तो आप कौन सा इंतजार कर रहे थे? इनको भी बुलाओ ना, कौन से राम जी को लेके आ रहे हैं? इनको भी बुलाओ। अरे भाजपा वाले कौन से राम जी को लेके आ रहे हैं? फिर ये इनको समझाइए ना। भाजपा वाले कह रहे हैं ये राम जी को लेके, कोई लेके नहीं आ रहा है, राम स्वयं है मौजूद वहाँ। इनसे पूछिए भाजपा वाले, वहाँ स्वयं मौजूद है। अभी आपने बताया था कि आपके वैचारिक से मिलते हैं इनके विचार, तो आप इनसे पूछिए कि कौन से राम जी को लेके आ रहे हो 22 तारीख को? जो राम को लाए हैं। ये राम को नहीं लाएंगे, राम इनको लाएंगे। ये इस भरोसे नहीं आप रही है कि कोई राम को लाए। इनको समझाइए, राम की मूर्ति वही स्थापित होगी जो अभी तक आप पूजित करते रहे 49 में से जो वहां है, वह भी रखी जाएगी। और दिखाई सबको पड़े गर्भगृह में एक 51 इंच की जो ऊंचाई की मूर्ति, वह भी रखी जाएगी। दोनों मूर्तियों के दर्शन एक साथ आप करेंगे। इसमें कौन सा राम आप अब आज पूछ तो रहे हैं, हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप पूछ रहे हैं। इसके पहले तो आप कह रहे थे कि राम थे ही नहीं।
कब बोले थे? पहले तो आप यह मान रहे थे कि राम थे। जानकारी ना अब जाने आप तो ये आ शाखा रहा में है राम कर देता खा है। क्या रहे हैं, समस्या ये राम शाखा क्या के बारे खाते में समझी नहीं थे, पाते। इस पर आ और गए हैं। शाखा में इनको ये जानकारियां जो मिलती हैं, ये जानकारियों के स्रोत इनके क्या होते हैं हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने कब पूछा बहुत कि बहुत आप धन्यवाद, ये शुक्रिया। काल्पनिक है। डिबेट ओवर। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और बहनों भाइयों, आपका भी बहुत आभार और धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।